नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के भी जो क्रिमिनल थे वो तोड़े हैं इसमें काफी। जो बदीन से नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने एंट्री दी है और उनका पूरा एक टोला है जो बरसर इख्तियार आके जो है मजीद जो अजाइम हैं इन जो लूट मार करने वाले पॉलिटिशियंस के, उनको वो पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते। खालिद मकबूल का जो इलेक्शन कैंपेन की देखभाल कर रहा है, या पब्लिक को जो धमकियां दी जा रही हैं कि जो महाजिर वोटर्स को कि वो एमक्यू पाकिस्तान को वोट डालें, उनके जलसों में जबरी तौर पे शिरकत करें। बड़ा मशहूर कत्ल हुआ था मूसा कॉलोनी में 15 मजदूरों का, और उस कत्ल का जो मेन किरदार था वो इस वक्त खालिद मकबूल का जो है वो इस वक्त मेन इलेक्शन कैंपेन देख रहा है, और वो फेडरल एरिया का सेक्टर इंचार्ज है। सब लोग क्लियर कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक तो पीटीआई को शिकस्त देनी है, पीटीआई को पीछे धकेलना है, दूसरा ये है कि एमक्यूएम लंदन को पीछे धकेलना है। यहाँ पे ना पीटीआई के उम्मीदवार खुल के काम कर सकते हैं, ना एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवार खुल के काम कर सकते हैं। ऐसा क्लियर पब्लिक को महसूस हो रहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, और इसमें मनपसंद लोगों को आगे लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपके साथ मुखातिब है। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुबशिर फारूक साहब ने। सीनियर ट्रेन जर्नलिस्ट हैं, कराची सिंध की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से जानते हैं, 38 साल वहां पर सहाफत की है। मुबशिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशिर साहब, बहुत सारी चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात मुख्तसरन ये बता दें कि क्या इस दफा जो कराची और सिंध के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, क्या इसके अंदर बदमाश, ठग, क्रिमिनल एलिमेंट भी इन इंतखाबात के अंदर शामिल है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से? जी, बड़ी बदकिस्मती है, और बहुत मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कराची और सिंध को वापस 1990 की दहाई में वापस ले जाया जा रहा है। और जो माजी में यहाँ पर जो टारगेट किलिंग और जो है ना जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी, वो उसके जो जिम्मेदार अनासिर थे वो वापस आ रहे हैं। और जो गैंग वार थी, गैंग वार को चलाने वाले जो लोग हैं वो अनासिर वापस आ रहे हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनके अलाकार या खुद वो ऐसे मामला में मुलविस हैं जिन्होंने कराची में इज्तिमाई कत्ल की वारदातें करवाई हैं, टारगेट किलिंग करवाई हैं, और बहुत सारे क्राइम में मुलविस हैं। और यही बताएं कि फिर कराची के अंदर तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, बल्कि चार। तहरीक इंसाफ है, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। लेकिन कौन सी पार्टी की जानिब से सबसे ज्यादा क्रिमिनल एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट जिनके आपने अभी बताए, वो ज्यादा है? देखें, इसमें नवाज शरीफ साहब का तो नंबर वन है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के भी जो क्रिमिनल थे वो तोड़े हैं इसमें काफी। मिसाल के तौर पे आप देखें, बदीन से जुल्फ़िकार मिर्जा हैं जो साबिक वजीर दाखिला थे। और जुल्फ़िकार मिर्जा साहब यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, और हम लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जब गैंग वार बनी पीपल्स अमेन कमेटी, फिर उसे कलअदम करार दिया गया, फिर इतने कत्लो गारत हुई, कितने पुलिस अफसरान शहीद हुए, और कितने बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। तो ये गैंग वार को के जो मास्टरमाइंड थे वो उस वक्त के वजीर दाखिला थे जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, जो बदीन से नवाज शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने एंट्री दी है। और उनका पूरा एक टोला है जो बरसर इख्तियार आके जो है मजीद जो अजाइम हैं इन जो लूट मार करने वाले पॉलिटिशियंस के, उनको वो पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स के साथ लीड करेंगे नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सी पार्टी का आता है? दूसरे नंबर पर जो है वो यहाँ पे तकरीबन वैसे 19-20 का ही फर्क है। आप ये नहीं समझें कि जो है ना कोई ज्यादा फर्क है। 19-20 का ये एमक्यूएम पाकिस्तान है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लीड कर रहे हैं। तो आप देखें, खालिद मकबूल जो एमएनए की सीट के लिए सेंट्रल से खड़े हुए हैं। खालिद मकबूल का जो इलेक्शन कैंपेन की देखभाल कर रहा है, या पब्लिक को जो धमकियां दी जा रही हैं कि जो महाजिर वोटर्स को कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट डालें, उनके जलसों में जबरी तौर पे शिरकत करें। अब उसके लिए जो बंदा है वो वहाँ पे फेडरल एरिया का सेक्टर इंचार्ज है। और सेक्टर इंचार्ज के लिए मैं आपको बताऊं कि कितनी बड़ी डील हुई है उस बंदे को आगे लाने के लिए, कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जब पहले जो है ना पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ का दौर था, तो काफी यहाँ पे इज्तिमाई कत्ल की वारदातें होती थी। बड़ा मशहूर कत्ल हुआ था मूसा कॉलोनी में 15 मजदूरों का, जिस पर बड़ी आवाज उठी थी कि पंजाबी मजदूरों का कत्ल हुआ है, कराची से पंजाबियों को भगाने की कोशिश हो रही है, और ऐसी बड़ी जो है ना घिनौनी वारदात हुई है। और उस कत्ल का जो मेन किरदार था वो इस वक्त खालिद मकबूल का जो है वो इस वक्त मेन इलेक्शन कैंपेन देख रहा है, और वो फेडरल एरिया का सेक्टर इंचार्ज है। और ये डील हुई है कि ऐसे तमाम अनासिर को जो अभी तक, यानी आप देखें, वो गुलबर्ग थाने से वांटेड है उस केस में आज तक, लेकिन उसके बावजूद वो आजादाना घूम रहा है, उसको पुलिस प्रोटोकॉल मिल रहा है, और वो सारे जो है ना कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है।
और तीसरे नंबर पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी आती है। लेकिन बराए मेहरबानी ये बताएं सर कि ये जो गुज़श्ता दिन जलसा हुआ है एमक्यूएम का कराची में, बड़ा तगड़ा जलसा हुआ है, और कामरान खान साहब तो उन्होंने तो सोशल मीडिया पर रोला डाल दिया है कि जनाब एमक्यूएम रिवाइव कर गई है, कराची वालों को ऑप्शन मिल गया है। ये जलसा क्या वाकईतन बड़ा था, और इस जलसे में लोग कैसे आए थे? देखें, जलसा तो इस वक्त बड़ा नहीं था। उसकी वजह यह है कि अगर आप गन पॉइंट पे या जबरी तौर पे या किसी को धमका के लाया जाए, या जो है वो किसी को ब्लैकमेल करके लाया जाए। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान में इसमें जो वर्कर्स हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई केसेस थे। ये खुद तो एनआरओ से सारे निकल गए लीडर, एनआरओ केस इनके ऊपर भी तो केसेस थे। ये सारे लीडर एनआरओ से निकल गए परवेज मुशर्रफ के थ्रू। अब उनके जो वर्कर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसाल के तौर पे 100 कत्ल में है, 150 कत्ल में है, 50 कत्ल में है। वो कत्ल की बहुत वो सारे लोगों को छोड़ा गया है। आप देखें ना, ये जब कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक लिस्ट जारी हुई थी, सिंध रेंजर्स ने एक लिस्ट जारी की थी, और वो वजारत दाखिला को, चीफ मिनिस्टर को दी गई थी। उसमें बताया गया था कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये टेररिस्ट हैं, जो अगर जिनका गिरफ्तार नहीं किया गया और कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो ये कराची का अमन खतरे में पड़ जाएगा। वो सारे लोगों को रिलीफ दिया गया, और जो है ना उनको छोड़ा गया। उनमें से ज्यादातर तादाद जो है वो जो साबिक आईटी मिनिस्टर थे और जो नाजिम थे यहाँ के सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के अंडर में है, जो पीएसपी के जो अरकान थे। वो सारे मोस्ट वांटेड लोगों की जो है ना एक बड़ी टीम उनके पास मौजूद है, तो जिनको नवाज शरीफ ने और इन लोगों ने रिलीफ दिलवाया है। और पीपल्स पार्टी को हम बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ थी, उनके पास केसेस थे, उनके थानों में केसेस दर्ज थे। अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो वो एक्शन लेती, वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन तीन अनासिर को, तीन पार्टियों को मिलाकर जो है वो एक नया सिस्टम जो पाकिस्तान में शुरू किया गया, अब ये इनकी जो लड़ाई है ये भी नूरा कुश्ती लगती है कि सब ने ये करना है कि इलेक्शन के अंदर सब ने अपना अपना जो है ना हिस्सा, अपना मैंडेट वसूल करना है, और उसके बाद आगे जाके फिर तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट ही करनी है, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, ये तो तय है बात। तो वो सारे लोग इनके पास हैं, मुस्तफ़ा कमाल के पास हैं, और जो है ना खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास हैं। अब देखें गैंगवार के दूसरे। जी जी जो लोग आए ये भी गन पॉइंट के ऊपर लाएंगे। जी, अब वो उनको बोला गया कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो उनको गिरफ्तार करवाया जाएगा, उन पे उनके केसेस खोले जाएंगे। तो उन्होंने काम भी करना है, और उनका एक असर रसूख है, उनका एक रोब दबदबा है मुख्तलिफ इलाकों में। तो वो लोगों को बोल रहे हैं कि आओ भाई, अगर आपने नहीं आना है तो फिर आपको ये नुकसान हो सकता है। तो पब्लिक अगर खौफ से आ रही है तो उसको आप बड़ा जलसा कैसे कह सकते हैं? अगर ये पब्लिक, इसमें तो ये होना चाहिए कि पब्लिक आज़ादाना अपनी मर्जी के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के जलसे में शिरकत करे, तो वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खौफ राज की एक फ़ज़ा है। और लोग जो यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो पहचानते हैं कि जो लोग खड़े हैं इनमें कैसे लोग हैं। देखें, इरफानुल्लाह मरवत साहब हैं, जो इस गुलाम इसहाक खान साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो दामाद हैं, और माजी में वो वजीर दाखिला भी रहे हैं यहाँ के। और उनके आपको सबको पता है कि उन्होंने सिंध पुलिस में एक ग्रुप बनाया था, जिसको आज भी हम मरवत ग्रुप के नाम से याद करते हैं। नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा क्रिमिनल पुलिस जो एहलकार पुलिस अफसरान जो भर्ती किए थे, ये इरफानुल्लाह मरवत के थ्रू किए थे। अब आज इरफानुल्लाह मरवत खुद जो है ना सूबाई असम्बली की नशिस्त से आए हैं, और इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये आगे चल के अगर इनकी हुकूमत बनती है तो ये वजीर दाखिला लाएं, और आगे इन्होंने किन किन के खिलाफ क्रैकडाउन करना है वो आपको अंदाजा है इसमें। तो इरफानुल्लाह मरवत ने अपने ज़माने में एक जो सीआईए थी उसके लेके आए थे समीउल्लाह मरवत साहब। समीउल्लाह मरवत जो है वो डीआईजी थे उसके। इन दोनों ने मिलके अपने मुखालिफिन को यहाँ पे सीआईए सेंटर में किडनैप कराया करते थे, उनसे अगवा बराए तावान किया करते थे। यहाँ के अपने जो मनपसंद सहाफ़ी थे उनको गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियाँ तक दी गई। जो गाड़ियां बरामद होती थी वो उनको ये नंबर प्लेट लगा के इनको दे दिया करते थे कि कागज हम बाद में बनवा के देंगे, इनको पेमेंटें दिया करते थे। बाद में फिर इनके जो चीजें हैं वो ओपन हुई, और जो गिरफ्तार हुए समीउल्लाह मरवत पे भी केस चला। और ये सारे क्रिमिनल लोग हैं इनका। अब इरफानुल्लाह मरवत फिर आए हैं क्योंकि पुलिस नेटवर्क इनका बहुत मजबूत है। अगर नवाज शरीफ को सपोर्ट मिलेगी तो बहुत बड़ी सपोर्ट इरफानुल्लाह मरवत के उन लोगों से मिलेगी जो नवाज शरीफ ने माजी में भर्ती कराए। पाकिस्तान के सर रियासती इदारे भी ज़ाहिर देख रहे हैं, माजी में कराची में ऑपरेशन किए गए, और जाहिर आप जानते हैं कराची की क्या पोजीशन थी। जी, पाकिस्तान के इदारे इसके ऊपर कोई स्टांस क्यों नहीं ले रहे, या कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इन सारी चीजों को सामने रखते हुए? देखें, पुलिस तो आपको पता है कि पुलिस तो बिल्कुल जो है ना सरकार की मुलाजिम होती है। सरकार जो ऑर्डर दे उसके मुताबिक करती है। पुलिस अपनी मर्जी से आज़ाद नहीं है। पुलिस पॉलिटिकल है। पुलिस में पॉलिटिकल हल्के पाए जाते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप पाए जाते हैं। वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल तंजीमों के इशारे पर ही काम करते हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस आज़ाद नहीं है यहाँ पे।
अब रह गई कि सिक्योरिटी फोर्सेस, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तो जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा बड़े लेवल पे तो वो काम नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस एहलकार भी होते हैं, वो अपने तौर पे काम करते हैं और ये सब रिपोर्टें इंटेलिजेंस एजेंसियां देती हैं। लेकिन अगर आला लेवल पे जो अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी में एक्शन लेना है वो एक्शन ना करें तो उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। यानी नीचे वाले तो अपना काम कर रहे हैं, ऊपर वाले अपना काम नहीं कर रहे। कराची की अवाम की क्या राय है? अवाम क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है? देखें, आवाम को समझ में आ रहा है कि ओपनली यानी आम हलकों में मैं बिल्कुल कॉमन, क्योंकि कराची में रहता हूँ, होटलों पे बैठता हूँ, जाता हूँ, गैदरिंग करता हूँ, आम पब्लिक के साथ मैं अपने कनेक्शन रखता हूँ। तो मैंने तमाम हल्का अहबाब में जो देखा है, तमाम आम पब्लिक में देखा है, सब लोग क्लियर कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक तो पीटीआई को शिकस्त देनी है, पीटीआई को पीछे धकेलना है, दूसरा ये है कि एमक्यूएम लंदन को पीछे धकेलना है। और आप देखें ना, जो मेन सेंट्रल का जो खालिद मकबूल के मुकाबले में जो एमक्यूएम लंदन के जो कैंडिडेट थे निसार पंवर और उनके बेटे थे मोहसिन पंवर, वो काफी अरसे से जो है ना 2 हफ्ते से ये तकरीबन लापता है और अभी तक ना उनकी कोई एफआईआर लाई गई है, ना उनको पेश किया गया किसी अदालत में। तो अब इन्हें जो है वो एक ऐसे लोगों से जिनके खिलाफ इतने साल साल से क्रैक डाउन है, उनके उम्मीदवार से भी खौफ है। यहाँ पे ना पीटीआई के उम्मीदवार खुल के काम कर सकते हैं, ना एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवार खुल के काम कर सकते हैं। ऐसा क्लियर पब्लिक को महसूस हो रहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है और इसमें मनपसंद लोगों को आगे लाया जाए। मरवत जब कराची गया था तो हमने तो देखा कि लोग उसके साथ निकले और बड़े खुलकर निकले और बड़ी तगड़ी रैलीज हुई, जो दो के इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली। लेकिन मरवत जब कराची के अंदर गया तो उस वक्त का जो पब्लिक रिएक्शन था उसे आपने कैसे एनालाइज किया? इरफान मरवत की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं शेर अफजल मरवत की बात कर रहा शेर अफजल देखिए, पीटीआई को तो यहाँ पे मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, अगर वो खौफ की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन मुझ पे इत्मीनाद की वजह से वो क्लियर मुझे बताते हैं कि जो है ना पीटीआई के यानी लोगों की हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं। और लोगों की हमदर्दियाँ जो है वो कुछ बहुत से इलाकों में जो है ना एमक्यूएम लंदन के साथ हैं। लोगों की हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के एक मखसूस इलाके हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी का होल्ड है। नवाज शरीफ के लिए भी मखसूस इलाके हैं। आप देखें, बल्दिया टाउन से कोशिश की है क्योंकि वहां पर काफी ऐसी कम्युनिटी है जो जिससे नवाज शरीफ जीत सकते हैं, तो वहां वहां पर उन्होंने उनको मुस्तफा कमाल को इनको रखा है। लेकिन ये देखें कि उधर उधर भी क्या है, उधर उन्होंने ये कोशिश की है कि जो बल्दिया फैक्ट्री जली थी उसमें इतने लोग जो है ना शहीद हुए थे, तो उस फैक्ट्री के जो जिम्मेदार हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग भी हैं और दूसरे जो उनको सपोर्टर हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने वहां पे भी डील की है कि उनको उनके हक में बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब, और उनको सपोर्ट की है जो बल्दिया टाउन की फैक्ट्री जलाने के जिम्मेदार हैं। मैं इस इंशाल्लाह ये डिस्क्लोज करूंगा कि जैसे यहाँ पे कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं रऊफ सिद्दीकी साहब के पाकिस्तान की तरफ से, मैं इंशाल्लाह ये विद डॉक्यूमेंट ये डिस्क्लोज करूंगा कि उन्होंने क्या क्या डील की थी जिसके बाद ये बल्दिया फैक्ट्री जलाई। और बल्दिया फैक्ट्री ज़ाहिर है भत्ते के लिए जलाई गई थी। भत्ते के लिए जलाई गई थी। उन्होंने उसको इतना, एक जगह मीटिंग थी और वहां पर देखें, मैं नाम आपको बताता हूँ क्लियर, उसमें एक आमिर खान थे, एक रऊफ सिद्दीकी थे, वो डील कर रहे थे, पीछे खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल सबकी सपोर्ट थी उनको। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक अकाउंटेंट रखवाया था, क्योंकि वो पेमेंट फौरी करने की पोजीशन में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास माली पोजीशन नहीं है, अगर हम इतना पैसा खींचेंगे तो बिजनेस डूब जाएगा। इस पे उन्होंने बोला कि अकाउंटेंट हमारा होना चाहिए। अकाउंटेंट होगा तो हमारे आपके पैसे पे नजर होगी कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। इन्होंने रऊफ सिद्दीकी ने अकाउंटेंट दिया। अकाउंटेंट रखवाने के बावजूद भी जब पेमेंट आ रही थी तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। जब इन्होंने ज्यादा तकाजा किया और वो फौरी उसने पैसे नहीं दिए, फिर उन्होंने ये कार्रवाई करवा दी। तो इल्जाम इन्होंने फिर आगे दूसरों पे लगा दिया। हालांकि ये रऊफ सिद्दीकी आमिर खान की मुश्तरका और इसमें एक अब तो इंतकाल हो गया, लेकिन एक मौलाना भी शामिल थे। तो ये 3 बंदों की ट्राई का था जिसने सारा केस डील। और वो तकरीबन 200-250 मजदूर वहां पर जला था। जी 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 जी। ठीक है अब सर, ये देखें जी जी जी। जी जी। तो अब ये नवाज शरीफ साहब जो ये बात करते थे, तो वो खुद अब अपने जो ना यहाँ के जो पंजाबी मजदूरों का कत्ल है, ये पंजाबी जो है ना जो लोगों के साथ जो इस्तेहसाल हुआ है कराची में, ये उनकी कीमत भी वसूल कर रहे हैं और उनके खून का भी सौदा कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बताएं कि जो एमक्यूएम और पीएमएलएन है, ये इनकी आपस में नेक्सस किसने बनवाया? देखिए, ये नेक्सस आज का नहीं है, इनके कनेक्शन तो थे। नवाज शरीफ साहब को शुरू से ही पता था। नवाज शरीफ साहब ने जब जिस जमाने में ये वजीर आला पंजाब होते थे और यहाँ पे गौस अली शाह होते थे, इन्होंने यहाँ पे जो है ना जहाँ की तंजीमों को रोकने के लिए जो पठान पख्तून महाजिर फसादात कराए,
फिर उसके बाद फिर इनकी जब गवर्नमेंट आई, ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनके कनेक्शन तो हो गए थे, मगर इन्होंने अल्ताफ हुसैन से कनेक्शन के अलावा भी इन्होंने नीचे सिताबी भी कनेक्शन रखे यहाँ के लीडरशिप से। तो इसी तरह देखे ना आपने, ये जब ये हकीकी बनी थी तो ये यहाँ यहीं से सारे लोग लाहौर गए थे, लाहौर पिंडी इनको ठहराया गया था, इन्हीं को यूज किया गया। फिर उसके बाद खालिद मकबूल को भी जो डील हुई वो नवाज शरीफ से पहले हुई थी, मगर इनकी कुछ तकाजा था पेमेंट का। ये पैसे भी मांग रहे थे, एक एक एमपीए का ये 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे थे, और कुछ मिनिस्ट्रीज मांग रहे थे, कुछ एडवाइजर मांग रहे थे प्राइम मिनिस्टर के और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में। तो नवाज शरीफ साहब की इनकी माजी की डील रही है। और नवाज शरीफ के क्योंकि यहाँ पे असरात सिंध में कम है, कराची में तो बिल्कुल कम है, तो ये एक पूरा ट्राई का बनाया है कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी से तोड़े हैं, जैसे जुल्फकार मिर्जा साहब, और इसी तरीके से इरफानुल्लाह मरवत पुराना खिलाड़ी है, पुराने को लेके आए हैं यहाँ पे क्योंकि उनका पुलिस में सरसूख अच्छा है। लाजिम बात है, पुलिस में जब जिसका होल्ड होगा तो इलेक्शन में तो बड़े पैमाने पे धांधली होगी, इसके लिए नजर आ रहा है हमको ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी इनके पुराने, खालिद मकबूल के साथ पुराने कनेक्शन है। इन्हें पता है कि जो क्रिमिनल लड़के हैं, जो टारगेट किलर हैं, मुस्तफ़ा कमाल के पास, खालिद मकबूल के पास, आमिर खान के पास, इन लीडरशिप के पास है। तो इन्हीं के जरिए इलेक्शन तो इन्हीं पे जीता जाता है, इलेक्शन तो शरीफ आदमियों के बलबूते पे नहीं जीता जाता। सर ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को जेलों से बाकायदा से निकलवाया गया है और उनकी खिदमात ली जाएंगी। देखिए, जेलों से तो ऐसा नहीं होता, जेलों से तो एक सिस्टम के तहत जो है ना रिलीज होते हैं। बहुत से क्रिमिनल ऐसे होते हैं कि जब कभी हालात खराब होते हैं तो उनको प्री प्लान जेल भेजा जाता है, क्योंकि जेल में बहुत सहूलतें बहुत होती हैं। जेल में जो पॉलिटिकल क्रिमिनल होते हैं इनको इतनी अय्याशी होती है, इन्हें वहाँ शराब मिलती है, लड़कियां मिलती हैं, अलहदा कमरे मिलते हैं। जेल में। और ये, जी जी, बहुत वीआईपी होते हैं जेल में, बहुत वीआईपी होते हैं। फिर जेल में ये थोड़े अपने बिजनेस भी चलाते हैं ना। जैसे जेल में जो जेल में जो है ना रोजाना एक बाजार लगता है, तो उसमें हर चीज की कीमत दुगनी होती है। जैसे गोल्ड लीफ का पैकेट अगर फर्ज करें कि 300 का है, तो जेल में वो 600 रुपए का मिलेगा। इसी तरीके से अगर चर्च की पुड़िया जो है ना 500 रुपए की है, तो जेल में वो 1000 रुपए की मिलेगी। तो ये लोग छोटे छोटे स्टॉल भी लगवाते हैं तंजीमें, और इनका जेल में पूरा सामान बिकता है पूरा। तो ये लोग वहां पे, इनके लोग अयाशी कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, और उस दौरान कुछ बाहर भी कार्रवाइयां करवाते हैं। जब इन्हें कोई ऐसे खास मरहले पे वापस आना होता है तो वो आ भी जाते हैं। एक पूरा एक तबका है यहाँ पे क्रिमिनल्स का जो अपनी मर्जी से जेल जाता है और अपनी मर्जी से जेल से वापस आता है। सर क्या अल्फाज अब इस्तेमाल करें, यानी ये रियासतें तो इस तरह दुनिया भर में काम नहीं करती। ये बताएं कि ये जो कामरान खान साहब है, सर बहुत बड़े साफी हैं, बहुत बड़े एंकर हैं। ये सारी चीजें जो आपने बयान की हैं, जाहिर है जितना आप जानते हैं वो इससे ज्यादा या इतना ही जानते होंगे। ये सब चीजें जानते पूछते हुए आंखें क्यों बंद की हुई हैं उन्होंने, और क्यों ये एमकेएम को बैक कर रहे हैं कि कराची को एक नया मौका मिल गया है और नया ऑप्शन आ गया है? देखिए, ये बहुत से मफादात हैं, और जर सहाफत तो पाकिस्तान में आपको अंदाजा है, यहाँ पे कराची में भी बहुत ज्यादा जर सहाफत है। यहाँ पे मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं आज से 25 साल पहले जो स्टोरी आर्टिकल लिख सकता था, अब मैं प्रिंट मीडिया में तो कम से कम वो लिख भी नहीं सकता, मुझ पे पाबंदियां हैं। तो अब यहाँ पे मफादात ऐसे हैं कि मुझे भी कई जगह कभी बुलाया गया है, मुझे ऑफर्स की गई हैं, पैसों की, मराहत की, मुख्तलिफ ओहदों की। तो अगर मैं वो सब चीज़ें वसूल कर लूँ तो फिर मुझे उनकी मर्जी के मुताबिक बोलना होगा। तो यहाँ पे बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो हालात को देखते हैं, वो उससे बिगड़ना नहीं चाहते। मैं भी अभी बीच में जब सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ मेरे इंटरव्यूज हुए और मैंने बड़ी खुल के बातें की, तो आप यकीन करें मुझे इतने फोन आए हैं, लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, आप ये इतना। मैंने कहा, मैंने कोई झूठ बोला तो आप मुझे इंडिकेट करें। मैं झूठ तो नहीं कह रहे, लेकिन ये सच तो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। आपके जो है ना बीवी बच्चे भी हैं, और आपके पास तो माल भी नहीं है, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है, आपके पास तो अपना जाती घर भी नहीं है। तो आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने बोला कि झूठ बोलकर जीने से सच बोल के मरना बेहतर है। लिहाजा मैं जो है ना वो आपके नक्शे कदम पे नहीं चल सकता। आप मेरे लिए दुआ करें, और मैं आपसे मेरी कोई डिमांड नहीं है किसी से कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाए या कुछ हो, तो अल्लाह पे मैं छोड़ता हूँ सारी चीजें। कामरान खान साहब के बारे में मुख्तलिफ साफी ये भी कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज, जाहिर है एक रिकॉर्ड भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बड़ा माल बाहर भी बनाया हुआ उन्होंने। देखिए, कामरान खान जब दी न्यूज में क्राइम रिपोर्टर थे तो उस वक्त इनके साथ एक वाकया हुआ था। ये फुटपाथ पे, कहीं उस जमाने में ये इतने अमीर नहीं थे, फुटपाथ पे जा रहे थे, और किसी ने इन पे जो बकौल इनके कि किसी ने इन पे छुरे से हमला किया, और छुरा इनके हाथ पे वो टच हुआ और ये वो निकल गया। तो इन्होंने इसका इल्जाम जो है ना वो एमक्यूम पे डाला था कि एमक्यूम ने इन पे कातलाना हमला कराया है। अल्लाह बेहतर जाने उस वाकये का, लेकिन उस वक्त ये रिकॉर्ड हुआ था। तो कामरान खान साहब तो माजी में एमक्यूम पे ये इल्जाम लगाते रहे, एमक्यूम के मुखालिफ रहे। फिर इनके जब ज्यादा कनेक्शन जो है ना वो दूसरे हलकों में, बिजनेस तबके के वाइट कॉलर जो ऐसे लोग हैं जिनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, उनके साथ इनके कांटेक्ट बने।
तो फिर इसके बाद इनकी रिपोर्टिंग में, इनकी सहाफत में भी बड़ा फ़र्क आया। अब ये इनका स्टाइल बिल्कुल चेंज है, तो लाज़िम बात है वो जिन लोगों के साथ राब्ते में हैं, तो उन्हीं के मफादात के मुताबिक बोल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।